हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अभिनव सिंह राठौर आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो अबाउट योर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं अबाउट द टाइमलाइन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की टाइमलाइन क्या थी, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या थी, साथ साथ वहां पे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे। तो टोटल आंसर राइटिंग पे बात करेंगे, देखेंगे कि क्या पैटर्न आता है स्कूल्स में जनरली, किस हिसाब के क्वेश्चन जो हैं वो किस हिसाब से लिखे जाने चाहिए, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और सभी चीजों की जो है आज कंपैरेटिवली कलेक्टिवली बात करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम ये वीडियो। तो जब हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमारे सामने तीन पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। पहला आता है एमसीक्यू, जो कि क्या है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस जब एमसीक्यू की बात करते हैं तो आप एमसीक्यू सब जानते हो कि आपके पास चार ऑप्शन मिलने वाले हैं, आपको चार में से क्या करना है, सॉल्व करना है। बट आजकल का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो गया। आजकल स्कूल्स क्या कर रहे हैं, जो इसमें असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन ज्यादा डाल रहे हैं। दूसरी चीज मल्टीपल आंसर वाले क्वेश्चंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 and 2, आइदर 1 and 2 और बोथ 1 and 2 या नन ऑफ द अबव, इस टाइप के क्वेश्चंस भी क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं, जो कि क्या होता है आपकी थिंकिंग एबिलिटी के डिपेंड करते हैं और इस हिसाब से आपको आंसर करना पड़ता है। तो जनरली बात करो एमसीक्यूज की, तो ये क्या रहते हैं, ये 1 मार्कर रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 1 मार्कर के बारे में। ठीक है, 1 मार्कर में हमने सबसे पहले देखा क्या, एमसीक्यू। दूसरा स्ट्रेट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, सिंगल लाइन आंसर दिए जाते हैं। इसके क्या दिया जाता है, सिंगल लाइन आंसर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कोई डेफिनेशन पूछ ली, कोई एक पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए ये पूछ लिया कि भाई आपके मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कौन सा वॉर हुआ, ये पूछ लिया 1 मार्क में। तो उस हिसाब से इसकी वर्ड लिमिट की जब मैं बात करता हूं तो इसकी वर्ड लिमिट होती है 10 वर्ड्स के आसपास की, मतलब 10 वर्ड के अंदर अंदर, दैट इज 1 लाइन। एक लाइन और या 10 वर्ड के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ता है, इस आंसर को कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है आपका आता है 3 मार्कर। क्या आता है आपका, 3 मार्कर। ठीक है, इसमें भी जब हम बात करते हैं तो आजकल क्वेश्चन 2 पार्ट्स में आएगा। ठीक है, जनरली बात करता हूं तो क्वेश्चन क्या आएगा, 2 पार्ट्स में आएगा। कोई पिक्चर रिकॉग्निशन दे दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर फोटो आ जाएगी आपके सामने कि इस पिक्चर को रिकॉग्नाइज करिए, तो उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि भाई एक मान लीजिए एक फोटो दे दी, किसकी, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन की दे दी, और उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन पूछ ले कि ये कौन है, और इससे रिलेटेड कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट हो गया वो पूछ लिया। तो इस टाइप से 3 मार्कर आजकल आने लग गए। दूसरा 3 मार्कर के किस टाइप के पैटर्न होते हैं कि एक सीधा स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर दी डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये पूछ लिया कि डेमोक्रेसी के डीमेरिट्स क्या क्या हैं, या फिर क्या 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 ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी का अगेंस्ट दिए जा सकते हैं। तो यहां पे कुछ नहीं लिखना, यहां पे बस आपको ये ध्यान देना है कि इसकी वर्ड लिमिट कितनी रहेगी। इसकी वर्ड लिमिट रहेगी 30 वर्ड्स। ठीक है, तो 30 वर्ड्स में हमको क्या देना है, हमको 3 पॉइंट देने हैं। कितने, 3 पॉइंट देने हैं। और पर ये हमको ध्यान रखना है कि ये 3 पॉइंट रहेंगे ना, इनके सबके डायमेंशन अलग होंगे। मतलब जो आप पहला ना पुराना ठर्रा अपनाया करते थे कि भाई एक पॉइंट को तोड़ के 2 पॉइंट में कर दो, वो अब नहीं चलेगा। वो क्या है, अब नहीं चलेगा। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अब आपको चीजें याद करनी पड़ेगी, अब आपको थोड़ा एनालिटिकल माइंड जो है वो डेवलप करना ही पड़ेगा। सो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, इट्स हाई टाइम। कोविड का टाइम निकल चुका है, अब आपकी स्टडीज टफर होने जा रही है। भले सीबीएसई पे आपका पेपर इजी कर दे, बट आगे जाके जो लाइफ पेपर्स होते हैं, जो आपके सिलेक्शन डिसाइड करते हैं, आईआईटी हो गया, नीट हो गया, ये पेपर्स कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी
टफ ही के टफ ही रहेंगे, ये ऊपर अपना लेवल लेके जा रहे हैं, ये अपना लेवल कभी भी नहीं गिराएंगे। आई रिकॉग्नाइज एन इंस्टेंस, मेरे को एक ऐसा याद आ रहा है कि बहुत ज्यादा केरल में बारिश हो रही थी, बाढ़ की स्थिति थी ऑलमोस्ट, बट उस टाइम पे भी कैट ने अपना पेपर जो है कैंसिल नहीं करा था। तो यस, आप ये बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो आपके आईआईटी का पेपर है, जो आपके सीए का पेपर है, जो आपके सीयूईटी का पेपर्स है, ये अपना लेवल कम नहीं करेंगे। हो सकता है आपका स्कूल आपका लेवल कम कर दे, हो सकता है सीबीएसई लेवल कर सकते हो, तो आईसीएसई लेवल कम कर दे, बट ये कॉम्पिटिटिव पेपर्स अपना लेवल कभी भी कम नहीं करेंगे। तो इट इज नाउ हाई टाइम, राइज अप, पुट योर फुट ऑन द एक्सीलेटर, और ये बहुत जरूरी है आज की डेट में कि आप मेहनत करना चालू कर दें। चलिए, ये हो जाता है आपके 3 मार्क का जो डायरेक्ट क्वेश्चन, 2 पार्ट क्वेश्चन या एक पिक्चर क्वेश्चन भी आ सकता है। एक नया पैटर्न आया है आजकल, क्या? पिक्चर क्वेश्चन। ठीक है, पिक्चर क्वेश्चन भी क्या हो सकता है, आपके सामने आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक नया आपके सामने आया जो कि खैर पुराना चल रहा था, बहुत टाइम से आ रहा था, एक अनसीन पैसेज के टाइम से, या फिर इसको आजकल बोल दिया गया है क्या, 4 मार्कर की कैटेगरी में इसको रखा गया है, केस स्टडी। अब कर लेंगे सर इसमें डिफरेंट क्या क्या है भाई। ठीक है, अनसीन पैसेज की बात कर ली जाए जो कि इंग्लिश में आता है, तो सोशल साइंस में भी क्या करते हैं, बुक में से एक पैरा उठा लेंगे, आपको दे देंगे और इस पे क्वेश्चंस बना देंगे। तो देखो केस स्टडी में क्या डिफरेंस आ जाता है। अगेन जब हम बात करते हैं सिमिलैरिटीज को, तो 1 मार्कर के क्वेश्चन रहेंगे जनरल में। देखो जरूरी नहीं है कि आपके स्कूल में ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो, ये पैटर्न हमने ऐसे रिकॉग्नाइज किया। जनरली हमने कई स्कूल्स के पेपर देखे हैं और उसमें से एक पैटर्न हमको छांटने की हमको क्या मिली है, एक लिबर्टी मिली और हमने उसका एनालिसिस करा है। तो 1 मार्क के आपको 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है आपको 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन आ जाए, बट जनरली हमने ये देखा है कि ये 4 मार्क्स से ऊपर के नहीं होते। ठीक है, ये जो एक पर्टिकुलर केस स्टडी आपको दी जाएगी, ये 4 मार्क्स के ऊपर की स्टडी बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। तो 1 मार्कर के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें अलग क्या है, अलग ये है कि इसमें जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन आए। मान लीजिए कि एक पैराग्राफ आपको दिया गया अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन चाइना, जो कि आपके डीपी के सबसे पहला चैप्टर है, उसमें दी गई है कि चाइना में कैसे अनडेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे हैं। तो हो सकता है आपको वो पैराग्राफ दे दिया जाए, 3 क्वेश्चन उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपसे पूछ लिया जाए और एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये किस पर्टिकुलर डेमोक्रेसी के फीचर का उल्लंघन कर रहा है या ये किस पर्टिकुलर डेमोक्रेसी फीचर के अगेंस्ट में है। तो ऐसे भी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, जो उसके आगे और उसके पीछे के हो सकते हैं। तो ये एक सिंपल चेंज आया है किसमें, इस केस स्टडी में। केस स्टडी क्या हो गई, एक एनालिटिकल बेसिस पे आ गई है जिसमें आपको एनालिसिस करके आंसर देना पड़ेगा। अगेन 1 मार्कर है, वर्ड लिमिट हर एक क्वेश्चन की कितनी हो जाएगी, तो 10 वर्ड्स हो जाएगी, इससे ज्यादा की वर्ड लिमिट नहीं होगी। तो प्लीज वर्ड लिमिट से ज्यादा बिल्कुल मत लिखिएगा। वर्ड लिमिट से ज्यादा लिखने में क्या होगा, आप अपना ही टाइम वेस्ट करोगे। होता है यार, क्यों नहीं, हम लोग जब पेपर देते हैं तो हमको जो कोई क्वेश्चन आता है तो हम सोचते हैं कि ना धड़ाधड़ पेल दो साला, ये मतलब 3 पन्ने 4 पन्ने भर दो ताकि कम से कम 5 में से 5 आ जाएं। पर ध्यान दो, वो 5 में से 5 ही आएंगे, कभी आपको उसमें से 5 में से 6 नहीं आएंगे। तो जितनी वर्ड लिमिट है उस हिसाब से लिखो, कंटेंट अपना स्ट्रांग रखो, मेन पॉइंट्स जो क्रिस्प रखो, शॉर्ट रखो और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के साथ रखो। चलिए नेक्स्ट पैटर्न की बात करता हूं मैं, 5 मार्कर। ठीक है, 5 मार्कर की बात करते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, 4 या 5 आते हैं, ज्यादा नहीं आते। तो 20 से 25 नंबर का आ जाता है, 80 नंबर में से या 100 नंबर में से अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 नंबर के आएंगे आपके 5 मार्कर्स आएंगे। अब इस 5 मार्कर्स में क्या हो सकता है, हमेशा देखो ध्यान देना, हमेशा ये डुअल क्वेश्चन रहेंगे या ये कंबाइंड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्या रहेंगे, कंबाइंड क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ये 2 पार्ट्स में रहेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट रहेगा क्वेश्चन का वो जनरली 1 से 2 मार्क्स कंटेन करेगा। क्या करेगा, 1 से 2 मार्क्स कंटेन करेगा। और जो सेकंड पार्ट होगा वो जनरली 3 से 4 मार्क्स को क्या करेगा, कंप्राइज करेगा। ठीक है, 3 से 4 मार्क्स करेगा। तो उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर पार्ट को आप उतना वेटेज देके उस हिसाब से उसकी आंसर की लेंथ जो है वो आप डिसाइड कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, गिव्स 5 एग्जांपल्स और 5 मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। तो अब देखो पहला पार्ट क्या हो गया, व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो वो जो व्हाट इज डेमोक्रेसी है ना, वो डेफिनेशन आपसे पूछ रहा है, तो वो 1 या 2 मार्क्स में ही आपको लिखनी है। तो डेमोक्रेसी के स्पीयर्स मत बताने लग जाना, डेमोक्रेसी की अलग अलग फीचर्स मत बताने लग जाना, वो पूछा ही नहीं है।
ठीक है, बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हो आप लोग बेटा कि क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स रीड नहीं करते हो। क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स रीड करो, आसानी से, ध्यान से, सांस गहरी लेके, माइंड क्लियर करके उस क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि वो क्वेश्चन हमेशा आपसे क्या करता है, कुछ एक टफ चीज पूछने की कोशिश करता है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट जो हो जाएगा, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो वो आपका आगे 3 से 4 मार्क्स में आप उसको लिख सकते हो। कोई भी 5 मार्कर क्वेश्चन हो, भले ही वो 2 पार्ट में हो, 4 पार्ट में हो, 3 पार्ट में हो, कम से कम 5 पॉइंट्स आपको देने ही है। ये मैं बात कर रहा हूं किसमें, अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। ठीक है, साथ साथ इसकी वर्ड लिमिट की बात करता हूं तो 100 वर्ड्स इसकी वर्ड लिमिट होती है। अब आप बोलोगे कल सर आपने हमको 10 वर्ड्स की वर्ड लिमिट बताई, आपने हमको 30 वर्ड्स की बताई है और 100 वर्ड्स की बताई है। ठीक है, तो बेटा 100 वर्ड्स गिनते मत लग जाना कि हाँ 1 2 3 4 5 समय बर्बाद है। ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए कि एक लाइन में आप कितने शब्द लिख रहे हो, तो करीबन 5 से लेकर 7 शब्द के बीच में आपको एक लाइन में लिखना है, और कितनी लाइन आप लिख रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सिंपल सी कहानी है यार। ठीक है, तो जनरली जब मैं बात करता हूं एक नॉर्मल A4 साइज शीट ऑफ पेपर के बारे में, तो एक पेज का आंसर कंप्राइज करता है आपका किसका, 100 वर्ड्स का। आधा पेज हो जाता है 50 वर्ड्स, उससे थोड़ा कम 30 वर्ड्स, और 1 या 2 लाइन का हो जाता है क्या, आपका 10 वर्ड्स। ठीक है, तो एक अगर A4 साइज की जो शीट है, ठीक है, उस पे आपके कम से कम 3 मार्कर्स आ जाने चाहिए। मतलब 3 तो कम से कम क्या होने चाहिए, आ ही जाने। 3 मार्कर्स के बाद की बात करते हैं तो आते हैं 5 मार्कर्स। तो पूरा आपका पेज यहां चालू होना चाहिए, आंसर यहां से, जो कि 2 या 3 लाइन के अंदर क्या आएगा, आपका इंट्रोडक्शन आएगा एक्सक्यूज मी, फिर आप देंगे 5 पॉइंट आपकी बॉडी का, और फाइनली 2 या 3 लाइन के अंदर आपका क्या आएगा, कंक्लूजन आ जाएगा। तो पूरा एक पेज आपको एक कोशिश करनी है कि एक 5 मार्कर में आए। ठीक है, अब देखिए हो सकता हो कि क्या करना है कि भाई आपका 5 मार्कर हो सकता हो कि आधे पेज में आ रहा हो कि आपके पॉइंट्स इतने बड़े नहीं है, तो उसमें हमको क्या करना है, थोड़े कैलेंडरी करनी है, थोड़ी कलाकारी दिखानी है। हमको क्या करना है, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग किस प्रकार से होती है, डायग्राम, फ्लो चार्ट। ठीक है, इन 2 चीजों के हमको क्या करनी है, उसकी फॉर्मेटिंग करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 पॉइंट आपके सामने हैं, तो आप क्या बना लो भाई, एक पेंटागन बना लो। ठीक है, 1 पॉइंट इधर, 1 पॉइंट इधर, 1 पॉइंट इधर। ठीक है, और फाइनली आप इतना स्पेस क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इतना स्पेस आप ऑलरेडी उसमें कवर कर सकते हो, और इन पॉइंट्स के नीचे आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, आप मान लो फ्लो चार्ट बनाना चाहते हो तो आप फ्लो चार्ट बना लो। ठीक है, फ्लो चार्ट बना लो, और इसके अंदर में यहां पे आप लिखते जाओ, तो आपके पास जो कंटेंट है ना फ्लो चार्ट में, वो लंबा दिखेगा। क्या करेगा, लंबा दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमको कुछ ट्रिक्स हैं जो अपनानी पड़ेंगी हमारा जो मैटर है उसको बड़ा करने के लिए। अब देखो 100 वर्ड्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वर्ड्स कम हो रहे तो आप एक्स्ट्रा लिखना चालू कर दो। 100 वर्ड्स का मतलब ये है कि ये लिमिट है। ठीक है, तो 80 वर्ड्स का अगर आप भी आंसर लिख रहे हो तो वो भी चल जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, हमको ये कोशिश करनी है कि हमारा जो पूरा एक पेज है वो एटलीस्ट हम क्या कर सकें, भर सकें। चलिए, तो ये हो गई पूरी की पूरी आपकी मार्किंग स्कीम। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, डिस्क्रिप्शन मांग रहा है आपसे, तो जनरल सी बात देखो, ये कितना हो गया, 5 मार्कर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसा हो गया, 5 मार्कर हो गया। ठीक है, द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट, क्या बोल रहा है, सर्कमस्टांसेस मांग रहा है आपसे, सिचुएशन या कंडीशन बात की बात हो रही है ये। ठीक है, कंडीशन की बात कर रहा है, लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन है। क्या ऐसी सर्कमस्टांसेस थी जो कि क्या कर रही है, आपके आउटब्रेक को लीड कर रही है, या फिर ऐसे क्या कॉजेस थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। तो जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम क्या बताएंगे अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन। कि फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली था क्या। तो इस अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपार्ट फ्रॉम क्या क्या कंपोनेंट्स आपके आ जाने चाहिए, तो एक तो आ जाती चाहिए डेट। ठीक है, फिर ये था क्या, मतलब ये वायलेंट रिवोल्ट था
ये नॉन वायलेंट रिवोल्ट था कि इसमें किस लोगों ने पार्टिसिपेट करा, क्या चीजें हुई, चीजें नहीं हुई बट किसने पार्टिसिपेट करा, उसके बीच में क्या चल रहा है, उसके नेचर में क्या चल रहा है, वो डिस्क्रिप्शन आप क्या कर सकते हो इस ही पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। सबसे खूबसूरत बात इंट्रोडक्शन की एक ये होती है कि आपको बस एक कॉमन इंट्रोडक्शन बनाना है और वही कॉमन इंट्रोडक्शन आपके उस चैप्टर से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन में क्या हो सकता है, काम आ सकता है। जाहिर सी बात है उसकी जो एंड की लाइन होगी वो एक आध दो चेंज करनी पड़ेगी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से या क्वेश्चन के हिसाब से, बट ऊपर का जो कॉमन कंटेंट ना वो पूरा का पूरा उस ही पर्टिकुलर चीज में हर एक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या हो सकता है, काम आ सकता है। तो ये हो गई आपकी क्या इंट्रोडक्शन की बात। इंट्रोडक्शन के बाद मैं बात करता हूं, अगर मैं बॉडी की जो बात आती है, जो मेन आपका कंटेंट रहेगा आंसर का बॉडी का, उसमें आपको क्या करना है, अलग अलग डायमेंशन देने हैं। अब आपने क्या है कि पढ़ा होगा कि भाई वेरियस कॉजेस की बात करते हैं तो लुईस 16 का डेस्पोटिक रूल आ जाता है भाई, फिर इकोनॉमिक कंडीशन आ जाती है, सस्टेनेबल क्राइसिस आ जाता है, सोशल कॉजेस की बात करते हैं तो उसकी सोसाइटी आ जाती है। तो ये सब क्या है, डायमेंशंस है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। कोई भी चीज जो किंग से रिलेटेड है, पॉलिसी से रिलेटेड है, वो किस में आएगी, आपके पॉलिटिकल डायमेंशन में। ठीक है, जो भी किंग का रूल हो गया, किंग का लॉ हो गया, वो सब किससे आ जाएगा, पॉलिटिकल डायमेंशंस में। ठीक है, टैक्स की बात आ गई या इनकम या किसी टाइप का पेमेंट, वो किस में आ जाएगा, आपका इकोनॉमिकल स्फीयर में आ जाएगा। किस में जाएगा, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में जाएगा या इकोनॉमिकल डायमेंशन में जाएगा। वहीं सोशल की बात करें तो सोसाइटी की बात आ जाती है, लोगों की बात आ जाती है, तो वो सोशल डायमेंशन में। और कुछ ऐसा कल्चर आ जाता है, जैसे फोक सॉन्ग हो गया, कोई फोक लिटरेचर हो गया, फोक आर्ट हो गया, तो वो कल्चर में आ जाएगा। हालांकि हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम देखते हैं तो हमने कल्चर की इतनी बात नहीं करते, तो कल्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर कोई कल्चर के एक दो पॉइंट आ जाते हैं तो आप उसको सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट लिख के लिख सकते हो। तो ये हमको डायमेंशन क्या करने, आइडेंटिफाई करने हैं। तो हम एक लेंगे पॉलिटिकल डायमेंशन या कह सकते हो पॉलिटिकल कॉजेस। ठीक है, फिर हम लेंगे इकोनॉमिक कॉजेस और हम लेंगे क्या, सोशल कॉजेस। तो ये तीन डायमेंशन जो है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल कह लो, ये हमेशा हिस्ट्री में याद रखना है। कोई भी कॉज आ जाता है, कोई भी इफेक्ट आ जाता है, इसके बाद क्या हुआ, आफ्टरमैथ, इफेक्ट, कॉन्सेस और ये सब चीजें जो है, ये हमको इन्हीं तीन डायमेंशंस में तोड़ के लिखनी है। ये तीन डायमेंशन देखो, सीधी सी कहानी, ये आप ऐसे लिखोगे, दूसरा वाला 5 में लिखेगा, हो सकता है सेम नंबर मिले, बट आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है। क्या होता है कि जो टॉपर्स होते हैं ना, ये 1 या 2 मार्क्स जो इनको प्रेजेंटेशन का एक्स्ट्रा मिल जाता है ना, कई बार इनकी गलतियां क्या हो जाती है, प्रेजेंटेशन के कारण ओवरलुक कर दी जाती हैं। तो ऐसे ही ये लोग क्या करते हैं, टॉपर बन जाते हैं, और आप क्या रह जाते हो, एक मोर देन एवरेज या एवरेज स्टूडेंट रह जाते हो। तो यही कमी है हमें, और हमको यही कमी क्या करनी है, सुधारनी है। अगर आप बहुत अच्छा प्रेजेंट करोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि 1 या 2 मार्क जो है वो कहीं ना कहीं साइड में कर दिए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जाते हो एक लोकल रेस्टोरेंट में जहां आप 200 रुपए की पनीर की सब्जी लेते हो, तो उसमें आप क्या करने लगे हो, मीन मेक निकालने लगे हो, अरे यार मसाला ज्यादा है, नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, सही से बना नहीं, मजा नहीं आया, रोटी भी कड़क है, ऐसी है वैसी है। बट वही अगर सेम सब्जी और सेम रोटी अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा कॉस्ट में किसी 5 स्टार में खाते हो ना, और उसमें नमक कम हो जाए, कल नमक कम है, बाकी सब बढ़िया था, मजा आ गया खाने में आज, मतलब पैसा वसूल हो गया, तो ये वाला फैक्टर आंसर में भी आ जाता है कि ठीक है चलो यार, उसने 1 आध 2 माइनर मिस्टेक करी होंगी, कोई दिक्कत नहीं, बट उसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो था ना उसका, वो बहुत बढ़िया था उस बच्चे का, तो उसमें ठीक है यार, मैं 5 में से 5 दे सकता हूं या 5 में से 5 दे सकती हूं। ये फर्क पड़ जाता है प्रेजेंटेशन का। आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं, देखो ह्यूमंस हैं, हम मिस्टेक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इट इज इन अवर नेचर। तो ये मिस्टेक्स को ओवरलुक कैसे करा जाएगा, तो आप अपना जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रखोगे आंसर का, उतना ज्यादा अच्छा क्या होगा, आपका आंसर का जो मिस्टेक्स है वो ओवरलुक करी जा सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करी जा सकती है। तो ये 3 डायमेंशन हमेशा याद रखना, कोई भी हिस्ट्री का चैप्टर, वो इंडियन हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, रीजनल हिस्ट्री हो, इन्हीं 3 डायमेंशन में आंसर को तोड़ा जाएगा। फाइनली इसके बाद लिखेंगे हम क्या, कंक्लूजन। कंक्लूजन, हर क्वेश्चन का कंक्लूजन लिखना जरूरी नहीं है, हर क्वेश्चन में कंक्लूजन आए ऐसा भी जरूरी नहीं है, बट जब एक डायरेक्ट हिस्टोरिकल इवेंट से आपसे मांगा जाता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर हिस्टोरिक इवेंट के बारे में बताइए, या उसके कोई कॉजेस के बारे में बताइए, उसके कोर्स के बारे में बताइए, उसके इफेक्ट्स के बारे में बताइए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। मतलब कंक्लूजन किस में आएगा, डायरेक्ट हिस्टोरिकल इवेंट से अगर आपको कुछ पूछा होगा तो। आप दूसरा कंक्लूजन कहां आ सकता है,
कि जहां आपसे क्या मांगा जाए, कई ओपिनियन मांगा जाए कि भाई फॉर एग्जांपल जो हमारी फ्रांस की जो पॉलिसीज आई, नई नई थिंकिंग आइडियोलॉजीज आई, वो कहां तक हद तक क्या है एप्लीकेबल है आज के वर्ल्ड में, आपका ओपिनियन दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। मैंडेटरी सीबीएसई ने कंक्लूजन नहीं लिखा है, बट ये एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन का बहुत ही बड़ा इंपैक्ट कर देता है, बहुत ही बड़ा क्या है फैक्टर है। कंक्लूजन लिखना बहुत आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है किसी हिस्टोरिकल इवेंट से, तो जो उसके बाद हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला है आप उसको करेक्ट कर दो। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, कॉजेस पूछ रहा है, ठीक है, रिवोल्ट के। तो रिवोल्ट के कॉजेस के बाद क्या होगा, रिवोल्ट अपने आप में खुद होगा। तो आप क्या लिख दोगे, दीज कॉजेस अल्टीमेटली लेड टू द एंगर ऑफ द पीपल एंड लेड टू द रिवोल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ऐसा लिख सकते हो, और भी बेटर बना सकते हो, जो एक मैंने छोटा सा आपको बना के एग्जाम्पल दे दिया, और भी आप बेटर कर सकते हो। समझ में आया? तो अब आपका ओपिनियन मांगा जाए तो हमेशा ओपिनियन वाले क्वेश्चन में ये याद रखना, हमको क्वेश्चन के नेगेटिव सेंस में नहीं बात करनी है, हमको हमेशा क्या करना है, एक क्वेश्चन को एंड जो करते हैं हमें हमेशा पॉजिटिव नोट पे करते हैं। ये हमारी मेंटालिटी और पॉजिटिविटी दिखाता है किसी एक पर्टिकुलर आंसर में, और उसको गलतियों को छुपाने में भी हमारा क्या होता है, काम आ जाता है। दूसरी चीज ये होती है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें आप अननेचुरली जो है आप अपने आप से क्या करो, एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रहे हो। तो इन केस अगर आपने से 5 का 4 पॉइंट लिखे या एक आध कोई पॉइंट गलत हो जाता है, तो ये इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का पॉइंट भी क्या हो जाता है, मान्य मान लिया जाता है, और आपकी वो मिस्टेक को क्या कर दिया जाता है, ओवरलुक करके आपको फुल में से 5 मिल जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के जब हम आंसर डिस्कस करेंगे, मैं आपके सामने एक मॉडल आंसर प्रिपेयर करके लेकर आया हूं। ये जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट करेक्ट आंसर हो सकता हो आप इससे और बेटर आंसर बना सको, ठीक है। तो दिस इज जस्ट अ मॉडल जो आप रेफर कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। और आंसर राइटिंग बेटा ध्यान रखना एक कला है, इट्स एन आर्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लिखते जाओगे, जितना आप अपने मन से आंसर बनाते जाओगे, ये उतनी ही ज्यादा परफेक्ट होती जाएगी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, बेटर होती जाएगी। आप ये सोचो कि आज की डेट में हम किताब खोल के विवेकानंद बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। विवेकानंद को विवेकानंद बनने में भी बहुत साल की तपस्या लगी थी। सो प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट वंस कि हाँ मैं एक बार में चल गया और मैं क्या सक्सेसफुल हो जाऊं, बिल्कुल नहीं। इट्स एन आर्ट, वो आपको सीखना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर अपने टीचर्स से हेल्प ले लीजिए, उनको आंसर्स दिखाइए, मैग्नेट ब्रेन्स पे आप डालिए आंसर्स, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेक करके दूंगा, बट रेगुलर प्रैक्टिस इज द की जो आंसर राइटिंग को आपकी परफेक्ट बनाएगी। तो देखते हैं मॉडल आंसर क्या कहता है। इंट्रोडक्शन की बात करें, जब आप आंसर लिखने जाएंगे ना, तो प्लीज ध्यान रखिएगा ये इंट्रोडक्शन पार्ट मत लिखिएगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट मत लिखिएगा। सीधा आप यहीं से चालू करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। कहां से चालू करेंगे आप, सीधा फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही चालू करेंगे, आप इंट्रोडक्शन मेंशन नहीं करेंगे वहां पे, ठीक है। वो पढ़ के इंसान समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे ने क्या दिया, एक इस चीज का इंट्रो दिया। जब आपसे कोई एक नया इंसान सवाल पूछता है, जब आपसे कोई पूछता है, तो आपसे ये किसी चीज पे होता है यार आप कौन हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो। तो सिमिलरली अगर आपसे कोई सवाल पूछा गया है, तो आप उस सवाल का प्रीटेक्स्ट दोगे या दोगे इंट्रोडक्शन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द फाइट अगेंस्ट द ओल्ड रेजिम ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। ध्यान रखना इस पर्टिकुलर आंसर में मैंने एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपकी बुक में नहीं लिखा गया, पूरे को पूरे बुक में से वर्ड लिखा है। जितनी वोकैबुलरी है ये आपको बुक में से ही मिलेगी। वो इंग्लिश स्ट्रांग करनी है, इंग्लिश बेटर करनी है, तो किताब पढ़ो, किताब पढ़ो और किताब पढ़ो, इसके अलावा कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। The French Revolution was the fight against the old regime of French society and the various atrocities faced by the Third Estate. The feudal nature of France's economy, polity and society created a hardship for Third Estate, which led to the revolt on 14th July 1789. The various causes for the outbreak of the French Revolution are as follows. तो यहाँ पे हमने क्या बात कर ली कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, एक फाइट थी किसके अगेंस्ट, ओल्ड रेजिम, मतलब पुराना जो इनका ढेरा ठर्रा चल रहा था सोसाइटी का, एक पुराना फ्यूडलिस्टिक्स नेचर चल रहा था सोसाइटी का, उसके अगेंस्ट में एक फाइट थी, ठीक है। चलो, द फ्यूडल नेचर ऑफ फ्रांसिस इकोनॉमी पॉलिटी एंड सोसाइटी, ठीक है, किसने फोर्स करा, इस फ्यूडल नेचर ने फोर्स करा। जो फ्यूडलिस्टिक नेचर था कि भाई हर चीजें क्या होगी, एक पर्टिकुलर सेंट्रलाइज जगह से होगी, उसका एक दबदबा होगा, ऑपरेशन होगा, तो ये फ्यूडलिस्टिक नेचर किस चीज का, फ्रांस की इकोनॉमी का, पॉलिटी का और सोसाइटी का, ठीक है। पर इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी में कौन थे, फ्यूडलिस्टिक या फ्यूडल्स कौन थे, आपके नोबल्स हो गए। पॉलिटी की बात करूं तो वो किंग हो गया, सोसाइटी की बात करूं तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट हो गया, ठीक है। दे बोथ क्रिएटेड अ हार्डशिप, ठीक है, फॉर द थर्ड एस्टेट, जो कि क्या था, आपका मैक्सिमम पॉपुलेशन था, ठीक है, विच लेड टू द रिवोल्ट ऑन 14th जुलाई 1789, जब हम स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टिल देखते हैं। द वेरियस कॉजेज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर एज फॉलोज। आप इससे अच्छा भी इंट्रोडक्शन बना सकते हो, अपने आप में बिलीव रखो,
ट्रस्ट करो अपने प्रोसेस को और प्रैक्टिस करते रहो, आप इससे और बेटर बना सकते हो। ये जस्ट एक आपको क्या है, एग्जाम्पल है, मॉडल है आपके लिए। पॉलिटिकल कॉजेस देखो, डेस्पोटिक रूल ऑफ बर्बन डायनेस्टी, ये क्या था? डेस्पोटिक का मतलब ये होता है कि जो आपका एक एट्रोसिटिक रेट हो गया या मोनार्कियल रूल जो हो गया, जो कि बहुत ही बेकार था, ठीक है। नेक्स्ट, इनकेपेबल रूल ऑफ लुई 16, हर कुछ कर रहा जा रहा है भाई, भुखमरी हो रही है वहां पे, वो ब्रेड पार्टी कर रहा है। इकोनॉमिक में आ जाते हो तो ड्रेन ऑफ नेशनल ट्रेजरी, जो कि आपके अमेरिकन कॉलोनीज वॉर लड़ने से हुई थी। प्रोमिनेंट सब्सटेंशियल क्राइसिस, जो सब्सटेंशियल क्राइसिस आ चुके थे जिसके लिए लुई 16 कुछ भी नहीं कर रहा था, वो कॉज हो जाएगा। सोशल कॉजेस की बात करते हो तो फ्यूडलिस्टिक डिवीजन ऑफ सोसाइटी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट में फ्यूडलिस्टिक डिवीजन था। बर्डन ऑफ टैक्सेस ओनली ऑन थर्ड एस्टेट, ये भी अपने आप में एक सोशल कॉज है। आपने कहा था सर टैक्स आएंगे तो इकोनॉमिक में आएगा, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, क्योंकि हम किसकी बात करें, बर्डन की बात करें, बर्डन ऑफ टैक्स मतलब पे करने की, टैक्स की पे करने की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट की थी। प्रिविलेजेस टू अपर टू एस्टेट बाय बर्थ, तो ये भी एक रीजन आ जाता है। तो आप क्या करो, इसको एक किसमें एक प्रॉपर तरीके से फ्लो चार्ट में ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक बड़ा सा ट्रायंगल बना सकते हो, बीच में लिखो कॉजेस, यहां डालो पॉलिटिकल, यहां डालो सोशल, यहां डालो इकोनॉमिकल, और इनके नीचे यहां पे ये 2 पॉइंट लिख दो, ये 2 या 3 जो जितने पॉइंट आ रहे हैं आपके वो लिख दो, ठीक है। सिर्फ ये क्या है, सब हेडिंग्स हैं, ठीक है, ये क्या है, सब हेडिंग्स हैं। ये जो पॉइंट आपके सामने देख रहे हैं ना, फ्यूडलिस्टिक नेचर ऑफ सोसाइटी, ये क्या है, ये कीवर्ड है बेटा, इसके बिना आंसर के नंबर नहीं मिलने, ठीक है। ये क्या है, सिर्फ कीवर्ड है। तो कीवर्ड लिखने के बाद मैंने क्या करा है, इन कीवर्ड्स को 3 पॉइंट में समझा दिया है, ठीक है। क्या किया, 3 पॉइंट में समझा दिया। जो ये कीवर्ड्स ऐसे जो देख के समझ में नहीं आ सकते, उनको 3 वर्ड में समझा दिया है। किंग वॉज नॉट एबल टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ रिफॉर्म्स टू ब्रिंग फ्रांस आउट ऑफ सब्सटैंशियल क्राइसिस, जो कि क्या आता है आपके इसमें अपने प्रोमिनेंट सब्सटैंशियल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस का आ जाता है। तो इसके लिए किंग कुछ नहीं कर पा रहा था। द ब्यूरोक्रेसी ऑफ किंग वॉज ऑल्सो वीक एंड देयर वॉज रेगुलर इंटरफेरेंस ऑफ मैरी एंटोनिएट, जो उनकी वाइफ थी। एंड द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर द किंग वॉज टू इंक्रीज टैक्सेस, जो कि क्या हो जाता है आपका एक इमीडिएट रीजन हो जाता है या इमीडिएट कॉज आ जाता है, एस्टेट जनरल की मीटिंग, ठीक है। ये आगे मैंने 3 पॉइंट में समझा दिया, ठीक है। जो पूरे के पूरे मैंने 6 पॉइंट ऊपर लिख रखे थे, ठीक है, यहां पे जो फ्लो चार्ट में मैंने बना के लिख रखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लिख रखे थे, उनको जो डिफिकल्ट समझने के थे वो मैंने 3 पॉइंट में समझा दिया। कंक्लूसिवली द स्टेट जनरल मीटिंग फेल्ड लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, जो कि क्या जाता है, नेक्स्ट इवेंट होने वाला है हिस्ट्री में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इवेंट होने वाला है। एक्टिंग एज अ पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप, मीनवाइल द कंडीशन ऑफ फ्रांस डिटेरियोरेटेड लीडिंग टू people coming on streets and storming the Bastille, marking the start of French Revolution on 14th of July 1789। 14th of July 1789। तो ये है, आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। 3 कंपोनेंट आपके पास आने चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ये 3 कंपोनेंट 5 मार्कर में आपके पास आ जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो, अब ये मल्टीपल पार्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए जाहिर सी बात है जितना होगा ये 5 मार्कर में। तो प्लीज इस क्वेश्चन की लेंथ पे जाके घबराना बिल्कुल नहीं। हमेशा एक बात गांठ बांध लेना, 5 मार्कर में जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना, वो उसको सॉल्व करना उतना ही आसान होगा, क्योंकि आपको उतनी ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और जितना छोटा क्वेश्चन होगा ना, वो उसको लिखना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल घबराना नहीं, ये चुटकियों में होगा, हमको सब पता चल जाएगा कि हमको क्या करना है, कैसे नहीं करना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड फ्रॉम द रेवोल्यूशन। अब पहला पार्ट क्या पूछ रहा है, वो ऐसा कौन सा ग्रुप था फ्रेंच सोसाइटी का जिसको रेवोल्यूशन से क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। तो हमको पता है कि जो वेल्दी एस्टेट था, जो वेल्दी पीपल थे, उनको क्या हुआ, फायदा हुआ। तो हमारे पहले पार्ट का आंसर किस में आएगा, इस वेल्दी में आएगा। चलिए फ्रेम कर लेंगे। विच ग्रुप वॉज फोर्स टू रिलिंक्विश पावर, मतलब ऐसा कौन सा ग्रुप था जिसको अपनी पावर देनी पड़ी। तो आपको पता है फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट, मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ आंसर में हम किसके बारे में बात करेंगे, फर्स्ट टू सेकेंड एस्टेट के। विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड, कौन सा सेक्शन था जो कि डिसअपॉइंट हुआ। तो आपको पता है पैसिव सिटीजन, तो पैसिव सिटीजन किस में आते थे, थर्ड एस्टेट में, ठीक है। तो हमको सामने पूरा का पूरा हमारे सामने चीज यही आ गई कि हमको किस किस बारे में बात करनी। चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं।
14th July 1789 marked the onset of the revolution by the people of France against the feudalistic nature of France's society, polity and economy. मगर अगेन ये देखो पूरी लाइन मैंने क्या लिया, वहीं से ली है, कोई नया नहीं बनाया, ठीक है. Ultimately, in 1791, the Third Estate compelled the king to give up a structure of constitutional monarchy. The effect of this various sections of the society were. अब मुझे पता चल गया था कि कौन कौन से मेरे को बेसिकली लेने हैं, तो अब सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी मुझे पता है. अब इस क्वेश्चन पे मुझे ये फोकस करना है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है. ये उस इवेंट से हुई पहले वाली चीजों में बात कर रहा है या उस इवेंट के होने वाली बाद की चीजों में बात कर रहा है. देखो, बेनिफिट है फ्रॉम द रेवोल्यूशन, ठीक है. फ्रॉम द रेवोल्यूशन की बात आ जाती है तो मतलब रेवोल्यूशन के बाद किसको बेनिफिट मिला, तो ये इफेक्ट्स में आ जाएगा. बाद में होने वाली चीजें क्या होगी, इफेक्ट होगी. उस इवेंट से पहले होने वाली चीजें क्या होगी, कॉज होगी. तो मुझे क्या लिखना है, इफेक्ट लिखना है. चलिए, wealthy section of Third Estate. The concept of active citizen and the criteria of choosing the National Assembly members made this wealthy section of particularly powerful. Changes in society की बात करता हूं तो with the abolition of various privileges of first and second estate, the members of clergy and nobility became the submissive section. ठीक है, the taxes were now equally borne by all the three estate and their executive powers were taken. तो ये हो गया किसके बारे में, फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के बारे में. ये आ गया किसके, वेल्दी सेक्शन के बारे में. तो मैंने यहां पे क्या बता दिया, द कंसेप्ट ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड क्राइटेरिया फॉर चूजिंग नेशनल असेंबली. ये रीजन था कि ये वेल्दी सेक्शन जो था वो पावरफुल हुआ. आपको पता है एक्टिव सिटीजन कौन थे, जो वो लोग थे जो कि 3 लेबर की वेजेस का क्या कर रहे थे, टैक्स पे कर रहे थे और डेली बेसिस पे. उनमें से भी जो हाईएस्ट टैक्स पेयर थे उनको क्या सिलेक्ट करके कहां भेजा जाता था, नेशनल असेंबली में या नेशनल इलेक्टोरेट में भेजा जाता था, और उनमें से नेशनल असेंबली सिलेक्ट होती थी. तो ये मैंने बता दी कि भाई जो एक्टिव सिटीजन का जो फंडा लेकर आए थे ना, इसकी वजह से ये लोग पावरफुल हुए. बता तो दिया वेल्दी सेक्शन, यहां पे मैंने फर्स्ट आंसर का पार्ट दे दिया. सीधा सीधा अगर एक लाइन में बोलूं कि वेल्दी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज अफेक्टेड द मोस्ट, ठीक है, विद पावर. बट मैंने यहां पे कोई स्कोप नहीं रखा कि वो मेरे नंबर काट ले, तो मैंने क्या करा, उसको रीजन भी बता दिया कि भैया इस रीजन की वजह से ये सेक्शन क्या हुआ, वेल्दी हुआ. ठीक है, चेंजेस इन सोसाइटी के बारे में बात करता हूं तो अगेन चेंजेस आते हैं कुछ सोसाइटी के बारे में जो कि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से रिलेटेड थे, जो कि आपका सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन रहेगा. सेकंड पार्ट, which groups are forced to relinquish power, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट तो चेंजेस इन सोसाइटी हुआ. ठीक है, विद द अबॉलिशन ऑफ वेरियस प्रिविलेजेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट. क्या प्रिविलेजेस थे, टैक्सेस कलेक्ट करना, फ्यूडल राइट्स होना, ये सब चीजें. द मेंबर ऑफ क्लर्जी एंड नोबिलिटी बिकेम द सबमिसिव सेक्शन. अब इनके पास कोई भी टाइप की पावर नहीं थी, अब ये क्या थे, इक्वल थे, इक्वालिटी एस्टैब्लिश हुई. दीज टैक्सेस वर नाउ बी इक्वली बोर्न बाय ऑल द 3 स्टेट एंड देयर एग्जीक्यूटिव पावर्स वर टेकन. नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट के बारे में कि जिसको क्या फर्क नहीं पड़ा, लोअर सेक्शन. अब लोअर सेक्शन की जब हम बात करें तो हमने बेसिकली पहले क्या देखा था, पैसिव सिटीजन. तो पैसिव सिटीजन में थर्ड एस्टेट के लोग तो थे ही थे, पर साथ में एक और सेक्शन को रखा था जो कि थी वुमेन. तो मैंने अगेन कोई स्कोप नहीं छोड़ा कि कोई मेरे नंबर काट ले. तो मैंने लोअर सेक्शन में क्या लिखा देखते हैं. अपार्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग वेरियस चेंजेस इन द पॉलिटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल डिड नॉट चेंज मच. They were kept in passive citizen category क्योंकि उनको कोई राइट नहीं दिए गए चूज करने के. ठीक है, तो इसलिए कोई चेंज आया नहीं. The land was not redistributed among the peasants and landless farmers. कोई as of उनको कोई भी टाइप का एक इकोनॉमिकल सोर्स भी नहीं दिया गया. वुमेन की बात करते तो वुमेन ऑफ फ्रांस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इक्वल ऑफ मेन, बराबर इक्वल तरीके से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, बट उसके बाद भी उनको कोई राइट्स नहीं दिए गए. दे वर ऑल्सो केप्ट इन द पैसिव सिटीजन क्राइटेरिया एंड डिबार्ड फ्रॉम एंजॉइंग देयर राइट्स, जो पॉलिटिकल राइट्स थे. Conclusively, the circumstances didn't change for the better good, leading to the conspiracy of Louis XVI with the Persian Empire and ultimately leading to the formation of the Republic on 22nd September 1792. क्या होता है, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लेकर आती है नेशनल असेंबली, वो काम नहीं करती है, तो उसके बाद क्या होता है, कन्वेंशन फॉर्म होती है और वो क्या करती है, फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देती है और इसको लुई 16 को कैप्चर कर लेती है ट्रीजन के बेसिस पे. ये हो गया आपका मॉडल आंसर अबाउट योर सेकंड क्वेश्चन, which was which groups of French society benefited from the revolution, which groups are forced to relinquish power, which section of the society would have been disappointed with the outcome of revolution. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी. अब ये क्या पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है अबाउट लेगेसी. लेगेसी मतलब क्या आप छोड़ के जा रहे हो ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की ऐसी क्या चीजें थी जो कि यूरोप में अपनाई गई, किसमें, 19th और 20th सेंचुरी में. तो ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अटपटा सा है, यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या ऐसी चीजें आई. तो 3 चीजें हमेशा फ्रेंच रेवोल्यूशन में गार्ड बांध देना, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी.
ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि फ्रांस ने क्या दी है, पूरी दुनिया को दी है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो हमारा आंसर क्या होगा, इन्हीं तीन चीजों पे क्या होगा, रिवॉल्व होगा। चलिए देखते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। देखो अब यहां पे क्या आ रहा है, पूरे वर्ल्ड की बात आ रही है, तो मैंने क्या कर दिया, इंपॉर्टेंट कर दिया किसके लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, स्पेशली इन यूरोपियन हिस्ट्री। द सक्सेस ऑफ द रेवोल्यूशन शोड दैट द ओल्ड रेजिम एंड द मोनार्की कुड नाउ बी ओवरथ्रोन बाय द कॉमन पीपल एंड पेव द वे फॉर न्यू आइडियाज एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। द इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कैन बी सीन एज the ideas of liberty and democratic right were the most important legacy for French Revolution. These ideas became an upbringing force on the political movements in the world in 19th and 20th century. क्या होता है, फ्रांस में ये सब चीजें इंट्रोड्यूस करी जाती है, फ्रांस इन सब चीजों को अप्लाई कर देता है और सक्सेसफुल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं बाकी के लोग भी क्या सोचते हैं कि नहीं यार ये चीज भी सही है, अपन इसको अप्लाई करके देखते हैं। The ideas of liberty, equality and fraternity spread from the France to the rest of the Europe where the feudal system was finally abolished. Colonized people revoked with the idea of freedom from bondage to their movements to create a sovereign national state. The idea of nationalism that emerged after the French Revolution started becoming a mass movement all over the world. Now people began to question the absolute power. Finally, the impact of French Revolution would be seen in India. 2. Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Rai were deeply influenced by the ideas of revolution. Conclusively, कोई जरूरत देने की नहीं है, ये बेसिकली क्या है, सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन कुड बी ट्रेस्ड टू फ्रांस। अगेन डेमोक्रेटिक राइट कौन कौन सी हो गई, प्रियम्बल याद करो, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, उन्हीं चीज पे क्या होगा, ये क्वेश्चन आएगा। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1791 वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट एज इट ओवरथ्रू द ओल्ड रेजिम, established a society based on new ideas. One of the most important contributions of the French Revolution was the new ideas, that is the various political and social alternatives. ठीक है, even today these ideas have been incorporated in our democracy such as right to equality, सबसे पहला राइट टू फ्रीडम दैट इज लिबर्टी, तीसरा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू वोट। ये सब चीजें क्या होती हैं, हमारे सामने इनकॉर्पोरेट करी जाती है, जो कि कहां से ली गई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुड यू अग्री विद द व्यू दैट द मैसेज ऑफ द यूनिवर्सल राइट्स वाज बेस्ट विद दिस कॉन्ट्रडिक्शन, एक्सप्लेन। अब ये क्या बोल रहा है, जो यूनिवर्सल राइट्स दी गई थी क्या वो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं आज के जमाने में या उस टाइम पे, देखते हैं। The French Revolution brought many ideas such as equality, liberty, fraternity, etc. These values today are as well understood and developed. But during the time of French Revolution, these ideas were still fragile and still misunderstood. Some of these rights are, सबसे पहला यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात होती है। आज की डेट में जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं, दैट इज राइट टू इक्वल वोट। दैट मींस मेन के पास भी उतना ही राइट है, वुमेन के पास भी उतना ही राइट है, दोनों के पास वोट के सेम वैल्यू है। उस टाइम पे क्या था, सिर्फ अडल्ट फ्रेंचाइज था, यूनिवर्सल नहीं था। उस टाइम पे क्या था, वुमेन को क्या कर दी जाती है, राइट्स नहीं दी जाते हैं। तो वी कैन ट्रेस द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, वी कैन ट्रेस इट टू द कंसेप्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, बट अ लॉट ऑफ पीपल वर डिबार्ड फ्रॉम एंजॉयिंग द बेसिक राइट्स टू चूज एज अ ह्यूमन। ठीक है, इक्वालिटी की बात करते हैं, उस टाइम पे भी इक्वालिटी इतनी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई थी। ऑल्दो द आइडिया वाज जनरेटेड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इट फेल्ड टू प्रोवाइड इकोनॉमिक इक्वालिटी। रियल इक्वालिटी कैन नॉट बी अचीव विदाउट प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक इक्वालिटी। किसी भी टाइप का इकोनॉमिक कंसेशन, इकोनॉमिक इक्वालिटी फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रोवाइड नहीं करी गई थी। याद करिए 19 जो आपका रेन ऑफ टेरर था, ठीक है, 93 से 94 के टाइम का, उस टाइम पे इक्वालिटी लाने की जरूर कोशिश करी गई थी, बट एक्चुअल में आई नहीं थी। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था सामने, क्योंकि नाम में देख लीजिए डिक्लेरेशन ऑफ मैन आ रहा है, वुमेन कहां गई भैया, और सिटीजन आ रहा है, मतलब यहां पे तीसरी कैटेगरी बना दी है वुमेन को। Within the name itself, they defy equality. Many provisions of this charter were denied by a large section of the society, failing to establish the values in the French society. Finally, liberty की बात करेंगे, freedom की बात करेंगे। France continued to expand its territories and colonies. The image as a liberator could not be held for long, and slavery continued to exist even after a republic. फ्रांस, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रांस की जो वैल्यूज थी उस टाइम बहुत ही फ्रेजाइल थी, उस टाइम पे एप्लीकेबल नहीं थी, बट हाँ इनको डेवलप करके फाइनली हमने क्या एप्लीकेबल करा है। Women's contribution in the French Revolution was overlooked. Women were denied of the right at the time of French Revolution. These ideas may have been fragile, but these ideas shaped the modern democracy and republic that almost every citizen of the world enjoys. ये आ गया आपका क्या conclusion? तो at the time of French Revolution, these ideas may have been fragile. उस टाइम पे हो सकता है कमजोर हो, but these ideas shaped the modern democracy. ये आज की डेट में हर एक modern democratic world में आपको सामने देखने मिल जाता है, and that almost every citizen of the world enjoys. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन। देखो ये छोटा क्वेश्चन है, इसका कंटेंट कम होगा, ये लिखने में डिफिकल्ट होगा। देखते हैं। आफ्टर द कन्विक्शन ऑफ रॉबेस्पियर इन जुलाई 1794,
people realized they needed a new form of political system which would ensure the power does not get concentrated in one hand even in a republic, जो कि हमने reign of terror में देखा था ये रॉबेस्पियर के टाइम पे. This thought led to the formation of a directory, a 5-member committee to run France from 1795. The political instability of the directory paved way for the rise of Napoleon Bonaparte. Napoleon had achieved glorious victories in war. This made France realize that only a military dictator like Napoleon could restore a stable government. Next, 1804, he crowned himself as the Emperor of France. He was set out to conquer neighboring European countries, disposing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. Napoleon viewed himself as a modernizer of Europe. He introduced many laws such as protection of private property, uniform system of weight, measures provided for decimal system. कई चीजें करी थी. अल्टीमेटली क्या होता है कि नेपोलियन एम्परर बन जाता है और 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू जो आता है उसमें उसको डिफीट कर दिया जाता है कंबाइंड फोर्सेस में और फ्रांस में वापस से क्या जाती है, एक डेमोक्रेसी, एक रिपब्लिक आ जाता है. तो ये था योर ऑल 6 क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री द फ्रेंच रेवोल्यूशन. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? एक कई नई सीरीज आई है आपके लिए. मॉडल आंसर आपके सामने आए हैं, हमने बात कर ली है किस बारे में आंसर लिखेंगे, कितने वर्ड लिमिट रहेगी, क्या क्या कंपोनेंट्स आने चाहिए. आने वाले वीडियोस में आपके साथ में बात करेंगे और भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के बारे में. फिलहाल पीए का कोर्स कवर करने की कोशिश रहेगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अभी के लिए फिलहाल के लिए इफ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस ऑन मैग्नेट ब्रेन्स, आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स के आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हो magnetbrains.com, और यूट्यूब चैनल तो आपके लिए है ही है. तो मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है टोटल 100% फ्री एजुकेशन. अगर आप ऐप या हमारी वेबसाइट पे भी आके वीडियोस देखते हैं, 2 या 3 वीडियोस देखते हैं, तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा. पूरी टोटल फ्री एजुकेशन है सिंस किंडरगार्टन टू 12th, और वेरियस कोर्सेज हमारे पास एनटीएससी, ओलंपियाड, CUET, IIT सब कुछ मिल जाएगा आपको. यहीं पे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इन वन सिंगल रूफ. आपको मैग्नेट ब्रेन्स के डेली अपडेट्स चाहिए तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.